चलो स्टार्ट करते हैं। अपने लोग हेडिंग डालो, परासरण दाब क्या होता है सर? परासरण दाब, परासरण दाब क्या होता है? परासरण लिखाए थे, देखो इससे पहले पिछले क्लास में अपने लोग परासरण और विसरण दो चीज पढ़ लिए थे। बोलो रे, रात में निकालो। क्या परासरण और विसरण दो चीज पढ़े थे ना? परासरण में क्या होता है? परासरण में कौन सी क्रिया होती है ये बताओ। परासरण में कौन सी क्रिया होती है? हाँ, परासरण में जो होती है यह निम्न सांद्रता से कहाँ जाती है? उच्च सांद्रता की ओर। और विसरण में क्या होती है? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाती है। बोलो इसमें कोई दिक्कत तो है? इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद परासरण की क्रिया जो होती है इसमें और क्या बताए थे परासरण में? हाँ, इसको रोका जा सकता है जी सर, लेकिन विसरण की क्रिया को नहीं रोका जा सकता। और अगर तुम बायोलॉजी में पढ़े होगा तो एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव जानता होगा। एक कोशिकीय जीव जो होता है यूनिसेलुलर, ये तुमको विसरण की क्रिया द्वारा सांस लेता है। ठीक है, मतलब विसरण की क्रिया का क्या हो गया इसका मतलब सर? उसका एक गो अंग है जिस अंग से वह सांस भी लेता है, खाता भी उसी अंग से, सारा चीज सुनता भी उसी अंग से है, अर्थात एक ही कोशिका है। मनुष्य जब बहुकोशिकीय जीव होता है, मतलब ये हुआ सर कि मनुष्य को सुनने के लिए अलग अंग है, सूंघने के लिए अलग अंग है, देखने के लिए अलग अंग है, तो मनुष्य क्या हो गया? बहुकोशिकीय जीव। तो क्या मनुष्य श्वसन के अंग द्वारा सांस लेता है या विसरण द्वारा? मनुष्य श्वसन अंग द्वारा सांस लेता है। ठीक उसी तरह से यही आता है विसरण। तो सांस लेने की जो प्रक्रिया होती है विसरण में भी, यह जो होता है वह उच्च सांद्रता से कहां जाती है सर? निम्न सांद्रता की ओर। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाती है। जैसे कल इसका एग्जांपल बताए थे सेंट के बारे में। सेंट जो अपने लोग मारते हैं शादी ब्याह में जाने के बाद, तो सेंट में क्या होता है? पूरा पहले बॉडी में सेंट आ जाता है, यहाँ सघनता ज्यादा है, धीरे धीरे ये सेंट खत्म हो जाता है। सेंट खत्म हो जाता है मतलब सेंट का डब्बा नहीं, सेंट का जो सुगंध होता है वो क्या हो जाता है? खत्म। मतलब यह उच्च सांद्रता से कहां चले गए? तब निम्न की ओर चले गए। इस एग्जाम्पल से तुम इस कंसेप्ट को याद रख सकता है। ठीक है, चलो उसके बाद अपने लोग हेडिंग डालते हैं परासरण दाब क्या होता है। ठीक है, ओस्मोटिक प्रेशर लिखा दिया डिफिनेशन। चलो तब तक समझाते हैं। परासरण दाब क्या होता है समझो। ओस्मोटिक प्रेशर, ओस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब समझो ध्यान से। परासरण की क्रिया, परासरण की क्रिया में अतिरिक्त दाब लगाया जाता है। देखो यहाँ पे लिखा होंगे परासरण की कार्य को रोकने के लिए विलयन पर जितना अतिरिक्त दाब लगाया जाता है उसे परासरण दाब कहते हैं। और हम परासरण क्या बताए थे? परासरण वह प्रक्रिया है जिसमें से अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर के सिर्फ विलायक के कण पास करता है। बताए हैं उसमें परासरण, उसी प्रक्रिया को हम लोग परासरण कहते हैं। दो विलयन जिसमें सांद्र विलयन से तनु विलयन से विलायक के कण अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर के वनली विलायक के कण अर्ध पारगम झिल्ली से होकर के सांद्र विलयन की तरफ प्रस्थान करता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। वैसे ही लिखाए हैं, वैसे ही करके लिखाए हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल देंगे? परासरण। अब आता है वही प्रक्रिया को रोकने के लिए जो दाब लगाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स, प्रेशर, सॉरी फोर्स नहीं प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर लगाएंगे। परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो दाब लगाया जाता है, अतिरिक्त दाब, उसी दाब को बोलेंगे हम लोग कौन सा दाब? परासरण दाब बोलते हैं। ठीक है, समझा इस बात को? समझा? अर्थात परासरण की क्रिया को रोकने का मतलब क्या हो गया सर? परासरण की क्रिया को मतलब का रोकने का मतलब क्या हो गया? बोलो। परासरण की क्रिया को रोकने का मतलब हो गया कि सर जिससे होकर के सिर्फ विलायक के कण पास करते थे, आप उस क्रिया को रोकिए। समझा? हम उस क्रिया को क्या करेंगे? रोकेंगे। तो उसी क्रिया को रोकने के लिए जो हमको बल दाब लगाना पड़ेगा, उसी दाब को हम लोग क्या बोल देंगे? परासरण दाब बोलेंगे। ठीक है, इसको सूचित किससे करते हैं? पाए से। तो यहाँ इसका डिफिनेशन लिखेंगे कि परासरण की क्रिया को रोकने के लिए, नॉर्मल सा डिफिनेशन होगा छोटा सा, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए
रोकने के लिए विलयन पर लगाए गए दाब को, विलयन पर लगाए गए दाब को क्या बोलेंगे हम लोग? परासरण दाब। लगाए गए दाब को परासरण दाब कहते हैं। लगाए गए दाब को परासरण दाब कहते हैं। इसको किससे सूचित करते हैं बुआ? अच्छा, ये वीडियो में बताए थे, अगले क्लास में नहीं बताए थे। इसको सूचित किससे करते हैं? इसे पाई से सूचित किया जाता है। किससे? पाई से सूचित किया जाता है। हमको लग रहा है बताए थे रे, वो नहीं बताए थे। इसको हम लोग किससे सूचित करते हैं? पाई से। ठीक है, उसके बाद अब आता है परासरण दाब का नियम क्या होता है। ठीक है, पाई माना जानता है ना, ये पाई यहाँ पे मैथमेटिक्स का पाई नहीं है, दिस इज ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब कौन चीज? परासरण दाब होता है ये पाई तुम्हारा। ठीक है सर, आगे बढ़ो। नेक्स्ट तो लिखना है तो लिखो, लिखा हुआ ना, आगे बढ़ो। नेक्स्ट उसके बाद आता है सर परासरण दाब का नियम किसको कहते हैं? परासरण दाब का नियम। परासरण दाब का नियम अर्थात लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। वहां से दिखने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है? ब्लैक कलर से लिख रहे हैं तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हुआ? परासरण दाब का नियम। ठीक है, चलो तो सर ये परासरण दाब का नियम क्या होता है ये समझते हैं सबसे पहले अपने लोग। जब परासरण दाब का नियम कहता है कि इस नियम का प्रतिपादन किसने किया था? वॉन हॉफ ने किया था। इस नियम का कौन है वॉन हॉफ दादाजी? इस नियम हाँ, इस नियम का प्रतिपादन किसने किया? केमिस्ट्री का वॉन हॉफ ने किया था। ठीक है, ऑस्मोटिक लॉ ऑफ प्रेशर, लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर में परासरण दाब का नियम, इसका प्रतिपादन किसने किया था? वॉन हॉफ ने किया था। उसके बाद आता है इसके अनुसार तनु विलयन में, इसके अनुसार तनु विलयन में, इसके अनुसार तनु विलयन में विलय के, इसके अनुसार तनु विलयन में विलय के कण गैस के कणों जैसा व्यवहार करता है। विलय के कण गैस के कणों के जैसा व्यवहार करता है। गैस के कणों के जैसा व्यवहार करता है। गैस के कणों के जैसे व्यवहार करता है। इस बात को समझ में आया तू लोग को? क्या है ये बात? इसके अनुसार तनु विलयन में, किसके अनुसार सर? परासरण दाब के नियम के अनुसार तनु विलयन में विलय के कण गैस के कणों के जैसा व्यवहार करता है। मतलब जो विलय का कण होगा, विलयन में दो चीज, विलय और विलायक। तो जो विलय का कण है वह गैस की तरह यहाँ बिहेव कर रहा है, ये फिक्स है। विलय तो कुछ भी हो सकता है, ठोस भी, द्रव भी और गैस भी। लेकिन यहाँ पे जो विलय का कण है वह किसके तरह व्यवहार कर रहा है? गैस के कण की तरह व्यवहार करता है। किस नियम में सर? परासरण दाब का नियम में। ठीक है, चलो उसके बाद समझो। इसके बाद उसी के अंतर्गत एक आ जाता है बॉयल वांट हॉफ नियम। बॉयल वांट हॉफ नियम। बॉयल जिसको कहते हैं, बॉयलिंग उसको कह सकते हैं, बॉयल वांट हॉफ नियम। ये क्या होता है समझो। बॉयल वांट हॉफ नियम ये क्या कहता है? इसके अनुसार स्थिर ताप पर तनु विलयन का परासरण दाब, इसके अनुसार स्थिर ताप पर, इसके अनुसार स्थिर ताप पर तनु विलयन का, स्थिर ताप पर तनु विलयन का परासरण दाब इसके अनुसार स्थिर ताप पर तनु विलयन का परासरण दाब विलयन के सांद्रता, परासरण दाब पर विलयन के सांद्रता, परासरण दाब पर विलयन के सांद्रता, विलयन के सांद्रता C या फिर कौन चीज M, C या M, C या M
के समानुपाती होता है, के समानुपाती होता है। इसका मतलब क्या हो गया सर, पाई समानुपाती सी या फिर पाई समानुपाती एम, ऐसा करके लिख सकते हैं। बोलो, जहां पे सी, जहां पे एम क्या चीज है, कंसंट्रे, सी माने होता है कंसंट्रेशन, और उसी को हम लोग सांद्रता जिसको बोलेंगे, और एम को क्या बोल सकते हैं, मोलरता। मोलरता का मात्रक क्या होता है, कुछ पूछे अभी, कुछ पूछे अभी, उसको पूछ रहे हैं। हाँ, तो सुना तो जवाब क्या नहीं दिया, मोल पर कि केजी। ठीक ठीक ठीक। तो पाए समानुपाती के, पाए समानुपाती किसका, सी का, और पाए समानुपाती किसका, एम का। ये दोनों एक ही बात हुई, ठीक है, ये दोनों को सी बात हुई, एक ही बात। और अब दूसरा हो गया ये तो बॉयले का होता है रे। हाँ ठीक है, हमको लगा और कुछ बता दिए। फिर दूसरा आता है चार्ल्स वॉल्ट हॉफ नियम। दूसरा क्या है, चार्ल्स वॉल्ट हॉफ नियम। ये क्या होता है समझो इस बात को, चार्ल्स वॉल्ट हॉफ नियम क्या होता है समझो। ये नियम है क्या कि सर, स्थिर सांद्रता पर परासरण दाब पर टेम्परेचर के समानुपाती होता है। स्थिर सांद्रता पर, स्थिर सांद्रता पर परासरण दाब पर, परासरण दाब पर स्थिर ताप, स्थिर ताप T के क्या होता है जी, समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। मतलब क्या हुआ इस लाइन का मतलब कि पाई जो होता है वह किसके समानुपाती होता है, टी के। पाई किसके समानुपाती होता है, टी के। मतलब पाई समानुपाती हो गया टी के। अब समझो इस बात को आगे। अब हम दोनों नियम को सम्मिलित कर देंगे, इसको समीकरण 2 मान लो और इसको समीकरण 1 मान लो। तो समीकरण 1 और 2 को सम्मिलित करने पर, 1 और 2 को सम्मिलित करने पर, सम्मिलित का मतलब मिलाने पर, जैसे समधि मिलन होता है ना, सम्मिलित जैसे कर देंगे, कोई आए हैं लग रहा है। पाई समानुपाती होगा एम के, या फिर इसको उसके बाद दोनों कर देंगे तो पाई समानुपाती किसके होगा, एम टी का। बेचारा मार मोबाइल आराम कर। चलो, तो पाई समानुपाती किसके होगा, एम टी के, या फिर किसके समानुपाती होगा, पाई समानुपाती सी टी के। बोलो ऐसा होगा। अब जैसे चलो हम इसी कंडीशन को लेके चलते हैं, तो पाई समानुपाती जब सी टी का है तो इसको बराबर करने के लिए कांस्टेंट चाहिए, बोलो, और उस कांस्टेंट का क्या नाम है, आर। तो पाई बराबर क्या हो जाएगा, सी आर टी। बोलो होगा, आर है ये, आर मतलब इसको कह सकते हैं कांस्टेंट है, गैस लॉ क्या है, गैस नियतांक किसको कहते हैं, गैस लॉ कांस्टेंट, ठीक है। जब गैस लॉ में कोई चीज कांस्टेंट होता है ना, गैस के कंडीशन में कांस्टेंट अगर मानना पड़ता है तो आर ही मानते हैं, ठीक है। इसको तुम पढ़ेगा 11th में भी नहीं पढ़ा, 11th में भी पढ़ने के लिए है, आइडियल गैस इक्वेशन पीवी बराबर एनआरटी, वहां भी आर का इस्तेमाल आएगा, और फिजिक्स में भी आर का इस्तेमाल आएगा, चैप्टर 11th क्लास में, 12th में नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो पाई बराबर क्या हो जाएगा, सी आर टी।
तो जहां पे कौन कौन सा क्या चीज है ये समझो। तो सर पाई बराबर CRT में पाई क्या चीज है? ऑस्मोटिक प्रेशर। पाई है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर, सी है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मतलब विलयन का सांद्रण, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इंग्लिश में किसी को दिक्कत नहीं ना? ये आर क्या चीज है? गैस कांस्टेंट। और टी क्या चीज है? टकला टेम्परेचर। टी क्या चीज है? टेम्परेचर। तो इस तरह से अपने लोग का समीकरण क्या आ गया था? पाई बराबर CRT या RTC। ठीक है, तो यहाँ पे जो है CRT, यहाँ पे C क्या चीज है सर? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मतलब यहाँ पे मोलरिटी भी कह सकते हैं इसको। सर अगर इसको हम लोग मोलरिटी बोलेंगे तो इसका मतलब है कि फॉर्मूला होता है मोलरिटी बराबर मोल नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। ऐसा होता है फॉर्मूला। सोल्यूट का मतलब, सोल्यूट का मतलब विलेय, सोलवेंट का मतलब विलय। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो सर मोलरिटी होता है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग पाई बराबर CRT, पाई बराबर CRT ऐसा होता है। मत बदमाशी करो प्लीज, समझो इस बात को। पाई बराबर CRT। सर इसके बाद अगर हम लोग सी की बात करें तो ये फॉर्मूला होता है, तो पाई बराबर N बटे भी लिख सकते हैं RT, N बटे भी RT। इसका मतलब पाई भी बराबर NRT। बोलो ऐसा कर सकते हैं हम लोग? पाई भी बराबर NRT हम लोग आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे वॉल्यूम कौन चीज में होगा? लीटर में। अगर ml में रहेगा तो 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बोलो ऐसा करेंगे? बिल्कुल सर। अब इस एड को हम लोग बदल देते हैं किसमें? मास बाय वेट। मास बाय वेट, मास मतलब हो गया गिवन मास, वेट मतलब हो गया मोलिकुलर वेट उसका। समझा? समझा? इसका मतलब हो जाएगा पाई भी बराबर M/W/RT। चलो ये था तुम्हारा ऑल इक्वेशन। ये है ऑस्मोटिक प्रेशर, लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। आगे बढ़े, आगे बढ़े। कहां पे क्या चीज है सब बता दिए ना? वेट बाय मोलिकुलर वेट, सही है। अब ठीक है। हाँ? अब पढ़ेंगे अपने लोग बर्कले एवं हार्टले विधि से परासरण दाब का मापन। ठीक है, बर्कले एवं हार्टले विधि से परासरण दाब का मापन। बर्कले एवं हार्टले विधि से परासरण दाब का मापन, विधि से परासरण दाब का मापन। बर्कले एवं हार्टले विधि से परासरण दाब का मापन, चलो समझते हैं ये क्या होता है। सर सुनिए, अपने लोग जो परासरण दाब मापेंगे, प्रेशर तो मापेंगे सर। जैसे प्रेशर मापने के लिए कोई अगर वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है वायुमंडलीय दाब मापने के लिए? वायु दाब मापी का। समझा? जैसे गाड़ी का स्पीड मापने के लिए कौन चीज का उपयोग करते हैं? ओडोमीटर का, सॉरी स्पीडोमीटर का, स्पीडोमीटर। और दूरी मापने के लिए ओडोमीटर का। हाँ, स्पीड मापने के लिए स्पीडोमीटर, दूरी मापने के ओडोमीटर। उसी तरह से जो परासरण दाब है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, इस दाब को मापने के लिए इस्तेमाल करते हैं दो प्रकार के विधि का, जिसका नाम है बर्कले विधि और हार्टले विधि। समझा? क्या नाम है? बर्कले विधि और हार्टले विधि। ये दो विधि है। ये सबसे बेस्ट और आसान विधि है। समझा? बर्कले विधि और हार्टले विधि है सबसे कौन सी विधि है? बेस्ट विधि है और आसान विधि है।
यह जो होता है गन मेटल की बनी एक पात्र होती है जिसमें मजबूत से एक सछिद्र नली जुड़ी होती है जिसे कॉपर फेरोसाइनाइड बड़ी होती है जो एक अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है। अर्ध पारगम्य झिल्ली किसे कहते हैं? विलायक के कण सिर्फ पास हो सकते हैं और कोई भी कण बार पार नहीं जा सकता। उसी प्रकार का जो झिल्ली होता है उसी झिल्ली को क्या बोलेंगे? अर्ध पारगम्य झिल्ली, मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है। तो जो और एक अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है जिसमें एक और कोशिका नली और दूसरी ओर फनल लगा होता है। हेलो। हाँ प्रणाम। चलो आगे बढ़ते हैं। सुनो ध्यान से, क्या बोल रहे थे? बर्कले एवं हार्टले विधि से अपने लोग परासरण दाब को मापने का तैयारी कर रहे थे, यही नहीं कर रहे थे? तो बर्कले एवं हार्टले विधि से जो परासरण दाब लगाते हैं, बर्कले विधि और हार्टले विधि, ये विधि ऐसा विधि है ना कि जिस विधि में प्रोसेस समझना है कि कैसा कैसा वो उपकरण में होता है, कैसा क्या होता है। ठीक है। माथा दर्द स्टार्ट हो गया, बहुत ज्यादा पढ़ाना मुश्किल हो रहा है। छोड़ देंगे तो दिक्कत हो जाएगा, दिक्कत। नहीं है, एक दिन का क्लास है, उम्मीद है कि आज हम खत्म कर देंगे, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा है। बर्कले एवं हार्टले विधि रहने दो, दूसरी बात अगला टॉपिक पढ़ते हैं। उसके बाद आता है, ये नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, नेक्स्ट डे। उसके बाद छोटा छोटा टॉपिक है वो खत्म कर देते हैं, जिसका नाम है प्रतिलोम परासरण एवं जल शोधन। प्रतिलोम, यस सर, बिल्कुल परासरण दाब का जस्ट उल्टा है। मम्मा, हेलो। क्या? आया था चले गया। कहाँ? नहीं यहाँ नहीं आया, आया था चले गया फिर यहाँ से। लिखो प्रतिलोम परासरण एवं जल शोधन, लिखा दिए हैं, यही तक लिखाए होंगे, उससे आगे नहीं लिखाए होंगे। यही तो है, उसके बाद नहीं लिखा होगा। ये जो है प्रतिलोम परासरण, ये होता है कि जब शुद्ध जल एवं लवणीय जल को एसपीएम द्वारा अलग करके रखा जाता है तो परासरण की क्रिया शुद्ध जल से लवणीय जल की ओर होने लगती है। देखो इसका डेफिनेशन क्या है, इसका डेफिनेशन को समझने का प्रयास करना। जब शुद्ध जल को, जब शुद्ध जल एवं लवणीय जल को, शुद्ध जल किसको बोलते हैं रे? प्योर वाटर अंग्रेजी में बोलते हैं। और लवणीय जल किसको बोलते हैं? जी बिल्कुल। जब शुद्ध जल एवं लवणीय जल को एसपीएम, एसपीएम का मतलब अर्ध पारगम्य झिल्ली, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन द्वारा अलग कर, द्वारा अलग करके रखा जाता है रे,
बेंच पटक रहा है, द्वारा अलग करके रखा जाता है, तो परासरण की क्रिया शुद्ध जल से, तो परासरण की क्रिया शुद्ध जल से, हाँ, शुद्ध जल से लवणीय जल की ओर होने लगती है, लवणीय जल की ओर होने लगती है, लवणीय जल की ओर होने लगती है, लवणीय जल की ओर होने लगती है। ठीक है, लवणीय जल की ओर होने लगती है। जब लवणीय जल की ओर होने लगती है, जब लवणीय जल की ओर पिस्टन के द्वारा, जब लवणीय जल की ओर पिस्टन के द्वारा पिस्टन के द्वारा परासरण दाब से, परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाता है, तो परासरण की क्रिया विपरीत हो जाती है, परासरण की क्रिया विपरीत हो जाती है, यानी लवणीय जल, यानी लवणीय जल से केवल क्या चीज, से केवल जल का कण शुद्ध जल की ओर, शुद्ध जल की ओर आने लगती है। इसको रटना नहीं है, ठीक है, आने लगती है। इसी प्रक्रिया को प्रतिलोम परासरण, प्रतिलोम परासरण एवं जल शोधन कहते हैं। आज यहीं तक रहने दो, एक क्लास और लेंगे, इसको खत्म कर देंगे। ठीक है, इसके बाद पहले कल पढ़ाएंगे बर्कले और हर्टले विधि, वो जब तक समझ में नहीं आएगा उसके आगे का ये सारा चीज समझ में नहीं आएगा, नहीं तो रटना पड़ेगा। बर्कले एवं हर्टले विधि को पूरा डीपली समझाएंगे कल, ठीक है, तब वो चीज तुमको समझ में आएगा।